पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या जान लिया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जाना था। उससे पहले हम लोगों ने कुछ रिव्यू किया था किसके बारे में, मास के बारे में। मास की वजह से पूरा ग्रेविटेशन के बारे में हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, और क्लास 10 में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, उसका एक पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद फ्लो करने लगेगा करंट चार्जेस, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कुछ बेसिक्स। और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जाना था कि अगर एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करेंगे तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो एक में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और दूसरे में इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाएगी। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा उसमें निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन भी कराया था, वैसे एससी वर्मा का एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो 1 कूलम नेगेटिव चार्ज मैंने बताया था E, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा एलिमेंट्री चार्ज है, ये बिल्कुल हमेशा याद होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये किससे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोगों ने पढ़ा था। किसी भी जब ट्रांसफर होता है, मैंने बताया था जब ये दो बॉडीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है, एक ट्रांसफर होगा तो 1e इसमें जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ±1e, 2 जाएगा तो ±2e, 3 जाएगा तो ±3e, 4 जाएगा तो ±4e। तो क्वेश्चन है कि कितना ट्रांसफर हो जाए, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाए कि हमारा एक कूलम नेगेटिव चार्ज हो जाए। तो Q बराबर N का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, इससे पहले भी पढ़ा था। Q इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, N। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q ओवर E। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, जस्ट मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ आज। 1 कूलम ओवर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, मैंने उस दिन ही बताया था कि 6 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दो वहां तो खा जाएगा। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेरी बात समझ आ रही है, एक कूलम चार्ज के लिए, इसीलिए इसको मैंने बोला था ये मैक्रोस्कोपिक चार्ज। ये बहुत छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं है, दिस इज ह्यूज, बहुत बड़ा अमाउंट का ये चार्ज। मेरी बात समझ आ रही है। तो एक कूलम चार्ज इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन क्लास इसके 10 के एससी वर्मा में आपको मिलेगा, वो हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का, पेज नंबर 83। पेज नंबर 83 में ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ पार्टिकल with charge 2.0 with charge 2.0 into 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ट्रू है फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। तो हमने क्या कहा कि जो n का वैल्यू होगा, दैट इज जो कोई भी बॉडी का जो चार्ज होगा वो एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिसका वैल्यू कितना होता है, सॉरी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, E से। इसका कैसा मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल। तो Q इज इक्वल टू N में N इज इक्वल टू Q ओवर E जो आएगा, ये इंटीजर आना चाहिए, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो Q कितना है हमारा 2 × 10⁻⁻19 कूलम, और E कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कूलम तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया पूरा, बचा क्या 20 ओवर 16। क्या ये नेचुरल नंबर आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये डज नॉट बिलोंग टू लिखा हुआ, वैसे लिख सकते हैं कि इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्या नहीं है, ये
नेचुरल नहीं है, दैट इज काउंटिंग होना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसा नहीं है। दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये सही है। अगर ये पॉसिबल लिखता तो ये गलत होता, तो ये ट्रू है। समझ आ रही है, क्या ये ट्रू है। अगर ये बोलता क्वेश्चन में बोलता क्या 2 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल है, तो बोलेंगे नहीं है। तो नहीं है वही दिया है स्टेटमेंट, तो ये ट्रू है। मेरी बात समझ आ रही है। एक का मिला लेते हैं, एक का ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्वेश्चन है कि मेटल हैज अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी बॉडी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री होंगे या नहीं होंगे, वो डिपेंड करता है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। जिसमें सबसे ज्यादा फ्री होंगे, सारे के सारे किसी में फ्री नहीं होते, जिसमें सबसे ज्यादा फ्री होंगे उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग कंडक्टर्स। जिसमें बहुत कम होंगे, बहुत कम नेग्लिजिबल होंगे, वो इंसुलेटर्स। और जो बीच में होंगे उसको क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सब में एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। तो क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का कि अ मेटल हैज अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट अ नॉन मेटल हैज ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये गलत बात है। इलेक्ट्रॉन्स हमारा दोनों में सेम, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में भी होते हैं और नॉन मेटल्स में भी होते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है। हाँ, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें ज्यादा होगा, मेटल्स में ज्यादा होगा और नॉन मेटल्स में कम होगा, ये सही है। ये क्या हो गया हमारा, a metal has a large number of electrons but a non-metal has only a small number of electrons। ये false statement, ठीक है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, वो किसी भी अंदर भी मूव कर सकते हैं, बाहर भी, सरफेस में भी। एक क्वेश्चन है, the free electrons of a metal are free to move only the surface only, are free to escape through the surface, are free to fall into the nuclei, are free to move anywhere in the metal, are free to move anywhere in the metal। In a metal, all the electrons are free to move, all the electrons are bound to their present atoms, there are no electrons, some electrons are free to move। सब कुछ ज़्यादा होते हैं मेटल्स में और नॉन मेटल्स में बहुत कम होते हैं, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी में भी मूव नहीं करते, मेटल हो या कुछ भी हो। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। अब हम लोग फर्दर जो पढ़ने वाले हैं, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस एंड द फ्लो ऑफ चार्ज, एस.सी. वर्मा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिया, इसकी बेसिक बातें पढ़ लिया। ये स्केलर क्वांटिटी है, उसके बाद क्वांटाइजेशन होता है, क्वांटाइज्ड होता है, क्या होता है ये, क्या क्या पढ़ लिया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ये आपको एक बार याद होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ कॉज व्हिच कॉजेज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज अ कॉज व्हिच कॉजेज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका ऐसा यूनिट क्या है बताइए, कूलम है। और क्या सीखा हम लोगों ने, ये क्वांटाइज्ड है, और क्या है, कंजर्व्ड है। मतलब नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मेरी बात समझ आ रही है। और क्या होता है इसमें, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। और अगर कुछ अगर होगा तो आप लिख लीजिएगा। तो इसको और अब फर्दर अब हमको इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इसके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। और ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग जाने हैं वर्क के बारे में। किसके बारे में, वर्क क्या होता है। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं कि पोजीशन चेंज होता है किसी के रिस्पेक्ट में। जब पोजीशन चेंज होता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं, इंटरवल से डिवाइड करते हैं। टाइम इंटरवल से तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। और जब वेलोसिटी चेंज होता है तो चेंज इन वेलोसिटी होता है, उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन होता है। मैं ये कह रहा हूँ, ये पोजीशन है, ये जब चेंज होता है तो चेंज इन पोजीशन होता है। चेंज इन पोजीशन को टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी जब चेंज होता है तो चेंज इन वेलोसिटी, इसको टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, फोर्स। और फोर्स लगाने के बाद अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो बोलेंगे कि काम हो गया, मतलब वर्क हुआ। क्या हुआ, वर्क। और वर्क को जब टाइम से डिवाइड करते हैं टाइम इंटरवल से तो क्या मिलता है, पावर। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, इस चीजों का ख्याल रखना है। तो हम लोग अभी वर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे पावर तो पढ़ेंगे, पहले वर्क तक पढ़ेंगे। तो वर्क क्या है, आप समझ गए कि अगर फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट हो जाए, वैसे फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अभी इतना मोटे मोटे तौर पर जाने कि फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो वर्क हो जाएगा। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क क्या है,
स्केलर क्वांटिटी है। ये सारी बातें दिमाग में आप रखिए, ठीक है ना। तो जब काम करते हैं हम लोग तो क्या खर्च करते हैं, एनर्जी खर्च करते हैं। तो हमारा होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात समझ आ रही है। लगाते क्या है बॉडी पर, फोर्स। मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग है यहाँ पे अटैच है और इसको मैंने प्रेस किया। जब प्रेस करेंगे इसको, फोर्स लगाएंगे इस पर, तो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी एनर्जी खर्च होगी। ये क्या होगा, इनके पार्टिकल्स डिस्प्लेस होंगे। मेरी बात समझ आ रही है। तो फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हमने काम किया तो हमारी एनर्जी खर्च हुई, लेकिन हमारी एनर्जी किस में चली गई, इस स्प्रिंग में चली गई। यूं ही छोड़ेंगे स्प्रिंग को तो स्प्रिंग वापस आने की कोशिश करेगा ना। क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास हमने कुछ एनर्जी दिया। इससे पहले वो रहता था एक नेचुरल पोजीशन में, लेकिन हमने उसको एनर्जी देके डिस्टर्ब कर दिया। उसके बाद वो उसी नेचुरल पोजीशन में आने के लिए कोशिश करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड किया। तो ये जो एनर्जी हमने प्रोवाइड किया, इसके अंदर जो एनर्जी आ गई, उसके बाद वो खुद वर्क कर सकता है। इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी उसी के लिए डिफाइंड है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाएगी कि जो फोर्स कंजर्वेटिव होगा। कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं, जैसे हम फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन होगा वो पूरे रास्ते पर डिपेंड करेगा। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और पूरा जो रास्ता है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ग्रेविटेशन की बात करें अगर, तो ग्रेविटेशन की बात करें, जैसे हम बात करें कि यहां से हम चलना शुरू किए और मैं यहां तक जा रहा हूं, ठीक है ना। और क्या हो गया, देखो अर्थ की तरफ फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ, और हम इधर की तरफ अर्थ फोर्स लगा रहा है, हम जा इधर रहे हैं। तो अर्थ जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उस डायरेक्शन में थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अगर ये आपको नहीं समझ आया, आपको याद रखना है अभी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, अर्थ किधर लगा रहा है फोर्स, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उस डायरेक्शन में अगर थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट ना हो तो समझ जाइए कि उस फोर्स के द्वारा काम कितना हो गया, जीरो हो गया। तो बताइए अगर हम वर्टिकली इधर अगर फोर्स लगाते हैं तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर वर्टिकल फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो थोड़ा भी हमारा डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स के डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। तो अर्थ के द्वारा जो काम हुआ इस बॉडी पर क्या हो गया, जीरो हो गया यहां से यहां तक। लेकिन जब ऐसे जा रहे हैं तो कितना हाइट, एच हाइट, इधर फोर्स लगा रहा है, एम जी इसके अगेंस्ट जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो कितना दिया, एच, और फोर्स कितना लगाना पड़ा हर एक इंस्टेंट, एम जी। तो क्या हो गया, एम जी एच। तो यहाँ तक कितना काम करना पड़ा, एम जी एच। उसी तरह से ऐसे अगर जाएं एच हाइट में एम जी एच और यहाँ से यहाँ तक जीरो, तो क्या करना पड़ा, एम जी एच। तो ऐसे जाएं या ऐसे जाएं कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ये समझ नहीं आया तो आपको डिटेल्स और भी पढ़ना पड़ेगा। आप यूं याद रखें कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे सिर्फ डिपेंड करता है इसके द्वारा वर्क डन या इसके अगेंस्ट वर्क डन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जैक्टली वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस की वजह से हम लोग करते हैं, चार्जेस की वजह से पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स। तो अभी आप नोट कर लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसके द्वारा वर्क डन किसको बोलते हैं, कंजर्वेटिव। वर्क डन बाय दिस फोर्स will depend only on initial point and final point, not on the path. Okay, path independent force को हम क्या बोलते हैं, path independent अगर वर्क होगा, वर्क जो करेंगे हम उसके द्वारा या उसके अगेंस्ट, तो उसमें जब पाथ पे अगर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव। और पाथ पे डिपेंड करेगा तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। फ्रिक्शन कैसा है बताइए, नॉन कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दीज आर कंजर्वेटिव। ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में इतनी सारी चीजें नहीं है। और जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसके लिए क्या डिफाइंड होगा बताइए, पोटेंशियल डिफाइंड होगा। क्या डिफाइंड होगा, सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। मेरी बात समझ आ रही है। तो सबसे पहले ये बात जान लिए कि जो फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा, अगर वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे सिर्फ डिपेंड करे, वो कंजर्वेटिव होगा। और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल डिफाइंड है, फ्रिक्शन के लिए पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है। तो ये समझना जरूरी है पोटेंशियल को समझने से पहले कि किसके लिए डिफाइंड है, ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है। तो इससे क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। इसको और भी ज्यादा समझने के लिए हम लोग क्लास 12 में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोटी मोटी चीजें तो जानना जरूरी है। तो हमने ये जान लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसके द्वारा वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है,
अब क्या होगा, मैंने बोला स्प्रिंग का एग्जांपल लिया, तो स्प्रिंग का, या मैं इस पेन की बात करूं, यहाँ पेन है हमारा, यहाँ इसके पास कुछ एनर्जी है, नीचे जा सकता है, लेकिन जब मैं इसको नीचे से ऊपर लेके गया, ठीक है, तो नीचे से जब ऊपर लेके जाता हूं तो यहाँ पे उसके पास कुछ एनर्जी थी। अब यहाँ से यहाँ तक मैंने काम किया तो मेरी एनर्जी खर्च हुई, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क हुआ, तो मेरी एनर्जी खत्म हुई, ये डिस्प्लेस किया, इस पर मैंने फोर्स लगाया, ये सारी बातें इस पे होती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आया, क्या अब यहाँ से यहाँ तक आप अपने से आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई, जिसको हम बोलते हैं यहाँ इसके पास कुछ पोटेंशियल थी। कौन सी पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। यहाँ पे उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो गया क्योंकि मैंने इस पर काम किया। तो यहाँ ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और नीचे में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम है। दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? एक ही है फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? मैंने क्या बोला? यहाँ पे उसके पास कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से नीचे से ऊपर लेके आए होंगे। अभी आप यहां समझे रेफरेंस। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास यहाँ पे है, मैंने इस पर काम किया तो मेरी एनर्जी इस मार्कर में क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई। दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आ गया, यहां ज्यादा हो गया, यहां कम हो गया, और जहां ज्यादा होगा और जहां कम होगा, ज्यादा से कम की तरफ ये ट्रेवल करेगा, छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा। दैट इज पोटेंशियल का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? बट यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये वर्ड बहुत मतलब ये बड़ा सा एक फिजिकल क्वांटिटी दिखने में लगता है, लेकिन बहुत सिंपल है, सीखेंगे सारी चीजें। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी में सारी बातें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने तो देखा, इसको मैंने यहाँ पे वर्क किया तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल में डिफरेंस आया, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से ट्रेवल किया। उसी तरह चार्ज को मूव कराने के लिए कैसे करेंगे? हाथ से तो कर नहीं सकते, उसके लिए हम लोग बैटरी या सेल का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो ये जानने से पहले उसका जो उसके जो टर्म्स आएंगे उसको जानना जरूरी है। वर्क का SI यूनिट क्या पता है आपको? जूल है। ठीक है, फोर्स का न्यूटन, ये सारा तो आपको पता ही होगा। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और वर्क का क्या होता है? जूल। वर्क से ही हमारा क्या होगा? काम करेंगे तो एनर्जी खर्च होगा, तो उसका यूनिट क्या होगा? जूल होगा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब क्या होगा? अब हम लोग थोड़ा सा कोई पोटेंशियल की तरफ चलें, तो इस पोटेंशियल को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखिए या इलेक्ट्रिक लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है सबसे। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या होता है? मैंने अभी कहा एक्चुअली ये होता ही नहीं है, ये डिफरेंस ही होता है। एक रेफरेंस लेना पड़ेगा हमको। क्या लेना पड़ेगा? रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, बेसिकली यहाँ पे क्या लगाना जरूरी है? डिफरेंस। ठीक है, क्लास 9th में शायद पढ़ा होगा MGH, बिल्कुल पढ़ा होगा। जैसे आप यहाँ पे हैं खड़े तो आपने सुना होगा H हाइट में जाके हमारा कितना हो गया? जो वर्क करना पड़ा mg, नीचे लगा H हाइट mg, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट mgh। तो आपने सुना होगा सिर्फ mgh के बारे में। तो यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है mgh, क्योंकि जो काम करेंगे वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mgh। बेसिकली हम लोगों ने कुछ गलत पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि हम यहाँ पे जब खड़े होते हैं या कोई भी पार्ट बॉडी, बुक है हमारा, ये बुक यहाँ पे है, तो इसके पास कुछ एनर्जी तो है ना यहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए। छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा कि नहीं? इसका मतलब इसके पास एनर्जी है, सेल्फ कुछ एनर्जी है। नीचे से तो यहाँ से यहाँ तक लेके आए होंगे ना, यहाँ से यहाँ तक इसके पोजीशन को यहाँ पे रहने के लिए कुछ तो इसके पास एनर्जी है। मेरी बात समझ आ रही है? तो वो एनर्जी को हमने जीरो मान लिया है, लेकिन वो जीरो है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी मानते हैं, इसके पास मानते हैं कि 100 जूल एनर्जी है। कितनी एनर्जी है? 100 जूल। और यहां से यहां जब पहुंचा 100 तो उसके पास था ही, 100 प्लस क्या हो गया? mgh। अब दोनों का डिफरेंस कीजिए, 100 प्लस mgh बाद में हुआ, पहले कितना था? 100। ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचा कितना? mgh। तो बात ये समझ आई, मैंने क्या बोला? डिफरेंस ही होता है। तो इनिशियली हम अगर जीरो मानते तो क्या होता? यहाँ 0 प्लस mgh होता। इनिशियली जीरो मानते तो बाद में क्या होता? 0 प्लस mgh। और डिफरेंस क्या होता? 0 प्लस
mgh माइनस 0, mgh ही होता है। तो क्या है ना कि अगर जीरो इनिशियल मानते हैं, रेफरेंस को अगर जीरो मानते हैं, तो फायदा क्या होता है कि 0 प्लस mgh जस्ट mgh ही रह जाता है। जैसे मैं बात करूं कि हमने चलना शुरू किया जीरो में चलना शुरू किया और 2 में आ गए, 1 2 और 3 में आ गए, 0 से 3, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा 3 मीटर, अगर मीटर में ले रहे हैं। और अगर 1 से चलना शुरू करें तो 2 मीटर हुआ, तो 3 माइनस 1 करना पड़ेगा। लेकिन 0 से शुरू करेंगे तो 3 माइनस 0 करने की जरूरत नहीं है। तो 0 से शुरू करने से फायदा ये होता है कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। लेकिन ये हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, इसमें तो होता ही नहीं है। लेकिन तब भी रेफरेंस में हम 0 मान लेते हैं। तो हमें याद रखना है जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। तो इनिशियली क्या माने हम लोग 0। इसका मतलब है यहाँ कितना होगा ये डिपेंड करेगा, यहाँ 100 है तो यहाँ 100 प्लस mgh है, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 प्लस mgh है, और यहाँ अगर mgh है तो mgh प्लस mgh क्या हो जाएगा 2mgh, 2mgh माइनस mgh mgh ही रहेगा। यहाँ अगर 2mgh है तो यहाँ कितना होगा 3mgh, तो 3mgh माइनस 2mgh कितना हो जाएगा बताइए, ये होगा mgh। तो एक बात समझ आ गई कि किसी पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल डिपेंड ऑन रेफरेंस, बट पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस। क्या सीखा हम लोगों ने, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट दैट पॉइंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, but difference of potential energy, that is potential energy difference is independent of the reference। क्या हो गया हमारा स्टेटमेंट कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किसके लिए डिफाइंड है, डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, डिफाइंड ओनली फॉर conservative force। what are conservative force, path independent। इससे क्या प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। पोटेंशियल एनर्जी भूल गया क्या था, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। देखिए क्या स्पेलिंग का हाल है मेरा, डिपेंड्स ऑन reference, but potential energy difference है लिखा हुआ, potential energy difference is independent of reference। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क से ही रिलेटेड है, तो इसका SI यूनिट क्या होगा, जूल होगा। मेरी बात समझ आ रही है। अब क्या होगा, मैंने सारी बातें बता दी। अब इनिशियल जो हमारा रेफरेंस है उसको हम 0 मानते हैं। 0 कहाँ मानेंगे, अगर फील्ड के जैसे यहाँ पे हमको इस पेन को नीचे से ऊपर क्यों लेके जाने में क्यों काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो जितना फोर्स है अर्थ फोर्स नीचे लगा रहा है उतना ही फोर्स हमको भी लगाना पड़ रहा है ऊपर ले जाने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है। अगर ये चलेगा, हम लोगों ने पढ़ा होगा पीछे, ठीक है, क्लास 9th में कि बॉडी अगर मोशन में तो मोशन में ही रहेगा अगर उसमें एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए। तो अगर मैं इसको चला के छोड़ दिया 1 मीटर पर सेकंड में चल रहा था, तो अर्थ फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, तो मैं भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो नेट फोर्स 0 हो गया। तो बॉडी चल रही थी तो चलते रहेगा। तो चलते रहना मतलब चलते रखने के लिए हमको क्या लगाते रहना पड़ेगा, फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना अर्थ फोर्स नीचे लगा रहा है। मेरी बात समझ आ रही है। तो ये सारी बातें क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये फोर्स तब लगाना पड़ेगा ना चलाते रखने के लिए जब एक्सटर्नल फोर्स कोई लगा रहा है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स को 0 करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि इधर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और ये बॉडी 2 मीटर पर सेकंड में चल रहा था आगे की तरफ, तो इसको चलाते रखने के लिए इधर हमको 10 न्यूटन फोर्स लगा दे रखना पड़ेगा, क्योंकि 10 न्यूटन नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। नेट फोर्स 0 होगा तो बॉडी अपनी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। ये 2 मीटर पर सेकंड में चल रहा था तो चलते रहेगा। तो उसको चलते रखने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स हमको, ये तो 10 न्यूटन पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, तो 10 न्यूटन को हमको लगाते रहना पड़ेगा जिससे बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चलते रहे। ये जो हम फोर्स लगाएंगे इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसके बाद एनर्जी आएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसे पोटेंशियल नहीं आती है। मेरी बात समझ आ रही है। उसी तरह से मैं बोला कि अर्थ के फील्ड से अगर बाहर हो जाए तो वहां पे हमको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं उसके मोशन को मेंटेन करने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है। तो वहां पे जो इन्फिनिटी में जो हमको काम करना पड़ा, वो कितना काम करना पड़ा 0। दैट इज इन्फिनिटी में हमारी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पार्टिकल की क्या होगी 0 होगी। ये हम लोग एज्यूम करेंगे अभी। ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है बेसिकली, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात अगर करें तो क्या करना पड़ेगा, एक चार्ज है हमारा, ठीक है, एक चार्ज है मान लेते हैं, ये चार्ज, व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्टैटिक की बात हो रही है, अभी मानते हैं कि ये इसका अपना फील्ड है, वैसे फील्ड इनफिनाइट तक होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जहां तक उसका एक इफेक्ट, मतलब इफेक्ट पता चले हमको थोड़ा सा, मतलब ऐसा ना हो कि इफेक्ट इतना कम हो गया, इतना कम हो गया कि उसको मेजर ही करना मुमकिन नहीं है, तो जहां पे खत्म हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली, तो मानेंगे कि वहीं तक उसका फील्ड है, यहाँ देख रहे हैं आप, ठीक है ना, जितना दूर इधर होगा उतना देर इधर होगा, मान लेते पॉइंट चार्ज, कैसे चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो क्या होगा ना कि अब ये पॉइंट चार्ज की वजह से चारों तरफ स्फेरिकल सिमेट्री बनाएगी, अपना फील्ड बनाएगा, तो अब इसके अंदर जो भी चार्ज आएगा, ये अगर पॉजिटिव है और पॉजिटिव यहाँ होगा तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव मान लेते हैं, और बाहर से एक चार्ज, मतलब बहुत, ये इसके बाहर इन्फिनिटी में एक चार्ज है स्मॉल क्यू, ठीक है, अब वो स्मॉल क्यू चार्ज है, उसको जब हम लोग इस फील्ड के बाहर, हम मानते हैं कि कोई फोर्स और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो सिर्फ किसकी वजह से, कैपिटल क्यू की वजह से, जिसको हम फिक्स करके रखते हैं, इसको सोर्स चार्ज कहते हैं, और जिसको हम लोग टेस्ट करते हैं इसका इफेक्ट है या नहीं है इसके आसपास, उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, ठीक है, तो टेस्ट चार्ज कहां पे, इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है, जैसे मैं बोलूं कि ये 1 मीटर है ना, और ये 10 पे पावर -10 मीटर हम यहाँ खड़े हैं, तो ये जो डिस्टेंस है इसके रिस्पेक्ट में ये वाला लेंथ क्या, इन्फिनाइट है, मेरी बात समझ आ रही है, तो इन्फिनाइट रिलेटिव टर्म है, इन्फिनाइट क्या है, रिलेटिव है, तो ये टेस्ट चार्ज है, और इसका जो वैल्यू है इसके रिस्पेक्ट में स्मॉल क्यू का वैल्यू बहुत कम है, इसका रीजन क्यों है, क्योंकि इसको फिक्स रखना है, ऐसा नहीं हो कि ये लेके आ रहा है, इसको इतना ठेल रहा है कि ये भाग गया, इसको फिक्स रखने के लिए इसका चार्ज का वैल्यू बहुत कम होना पड़ता है, इसका ज्यादा होना पड़ता है, ठीक है, इसके इफेक्ट को वो टेस्ट करेगा, तो वो आ रहा है, ठीक है, अब वो वहां पे अगर उसका इफेक्ट लगभग 0 है तो हम उसको इन्फिनिटी मानेंगे, इसके फील्ड के रिस्पेक्ट में, इसके फील्ड के रिस्पेक्ट में वो इन्फिनिटी में हो सकता है, बहुत नजदीक हो, लेकिन इसके फील्ड के रिस्पेक्ट में कहां पे, इन्फिनिटी में, जब ये आएगा, अब ये चल रहा था मानते हैं पहले से 1 मीटर पर सेकंड में, तो उसको चलाने के लिए कोई फोर्स लगाने की बाहर से जरूरत नहीं, क्योंकि उसको चलने के लिए तभी फोर्स लगाना पड़ेगा जब कोई उसको खींच के रखे या पुल करके रखे या पुश करके रखे, तो मेंटेन करने के लिए, तो 1 मीटर पर सेकंड में चल रहा था, तो अगर नेट फोर्स पहले से ही 0 है, कोई फोर्सेस ही नहीं है, तो नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स 0 होगा तो क्या होगा, फोर्स का क्या फार्मूला था, मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर ये 0 हो जाए तो मास तो 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम क्या होगा, 0, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, 0, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो वेलोसिटी में जब चेंज ही नहीं होगा, फोर्स 0 होगा, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप वो चलते रहेगा, लेकिन यूं ही चलते 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 कहां आ जाएगा, इसके फील्ड के अंदर आ जाएगा, तो इसके फील्ड मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये फील्ड के अंदर आ गया, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, आपको देखना चाहिए सारी चीजें बहुत सिंपल है, ये क्यू चार्ज जब अंदर आ गया तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और ये रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें बाहर से एक्सटर्नल एजेंट क्या लगाएगा, इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये जितना फोर्स लगा, मान 2 न्यूटन का लगाया, तो हमने भी कितना लगाया इस पर, 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स फिर कितना हो गया, 0, लेकिन ये 2 न्यूटन कब लगाना पड़ा, जब ये इसके फील्ड के अंदर आया, तो जब चार्ज किसी के फील्ड के अंदर आ जाता है, किसी दूसरे चार्ज के फील्ड के अंदर, तो उसको क्या करना पड़ता है, उस पर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हमें फोर्स लगाना पड़ता है, उसके स्पीड को मेंटेन करने के लिए, उसके स्पीड और डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जब आ रहा था तो हम बाहर से फोर्स लगाते तो एक्सेलरेशन हो जाता, लेकिन लगा नहीं रहे, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे भी 0 है, नेट फोर्स यहाँ पे भी 0, नेट फोर्स यहाँ पे भी 0, बट नेट फोर्स यहाँ पे 0 करने के लिए हमें बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बट इसके फील्ड के अंदर नेट फोर्स को 0 करने के लिए हमको बाहर से क्या लगाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा, इसकी स्पीड में क्या आ जाती, कमी आ जाती, इसके स्पीड के कमी को नहीं होने के लिए हमको क्या लगाना पड़ा, 2 न्यूटन का फोर्स या जो भी अप्रोप्रिएट फोर्स होगा वो लगाना पड़ा, तो नेट फोर्स यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे भी नहीं है, वहां पे भी नहीं, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे हमको नेट एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन बाहर से हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन नहीं है, बट यहाँ पे बाहर से हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है, मेरी बात समझ आ रही है, तो जब ये फील्ड के अंदर आ गया, मान लेते हैं यहाँ तक हम पहुंचा दिए, तो यहाँ तक पहुंचाने के लिए यहाँ से यहाँ तक तो काम करना पड़ा होगा ना, तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए हमको काम करना पड़ा होगा, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक काम करना नहीं पड़ा, यहीं तक काम करना पड़ा, लेकिन हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि इनिशियल हमको जो रेफरेंस उसको 0 लेना है, तो पोटेंशियल जो एनर्जी होगा U मतलब पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी में कितना मान लेंगे हम लोग, 0 मान लेंगे, ये हमारा रेफरेंस हो जाएगा,
रेफरेंस बोलिए या इन्फिनिटी बोलिए, जो कि एज्यूम कर लेते हैं इन्फिनिटी में कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी, जीरो होती है। तो एक चार्ज है क्यू, उसको इन्फिनिटी में लाएंगे, उसके बाउंड्री तक कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जो ही उसके फील्ड के अंदर आएगा तो चूंकि वो पुश करेगा या पुल करेगा तो स्पीड बढ़ा देगा, पुश करेगा तो स्पीड को घटा देगा। तो स्पीड घटाए या बढ़ाए, उसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए हमको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसके नेट फोर्स को जीरो करना पड़ेगा, जिससे वो उस स्पीड को मेंटेन करे जिस स्पीड में वो आ रहा था। तो हमको काम करना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ा किसी फील्ड के अंदर इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज क्यू को लाने के लिए, जिस पॉइंट तक लाने के लिए काम करना पड़ेगा, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे? और अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो यहां से यहां तक लाने के लिए फिर काम करना पड़ेगा बी तक भी। तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा और यहाँ वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या डेफिनेशन हो गया? द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, टेस्ट चार्ज नाम रखता है Q, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, to a field of source charge at a point without any acceleration is called electric potential energy of a charge at that point। मेरी बात समझ आ रही है? कैसे डेफिनेशन लिखेंगे बताइए? आप खुद भी लिख सकते हैं, ये मत समझिए कि बॉक्स के अंदर ही लिखना है। द वर्क डन टू ब्रिंग या कैरी चार्ज, अब अगर फिगर बना के करें तो आपको ज्यादा समझ आएगा। चार्ज, कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी। क्यों इंफिनिटी से? क्योंकि वहां पे कितनी जगह रेफरेंस लेते हैं, फ्रॉम मतलब रेफरेंस है ये। द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज दैट इज टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी to the point, कोई भी पॉइंट मान लेते A, to the point in the electric field of charge, कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज कैपिटल Q विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए, विदाउट एक्सेलरेशन is called electric potential energy at that point of that charge। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बताइए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन लिखा है, याद रहे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम नहीं, क्या है ये? वर्क ही तो है ना, इसका यूनिट होगा जूल। ये कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर। और क्या है बताइए? पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी है। मेरी बात समझ आ रही है? और इन्फिनिटी में कितनी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग मान लेते हैं? जीरो। एकदम सिंपल है। अगर हमको डेफिनेशन बोलना पड़े व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो सिंपल है। कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अगर पूछे क्या लिखिएगा? यूनिट सब कुछ सेम होगा। द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज Q, टेस्ट चार्ज, फ्रॉम पॉइंट A to B in the field of चार्ज कैपिटल Q, सोर्स चार्ज है ना, लिख सकते हैं कैपिटल Q, विदाउट acceleration is called electric potential energy difference between these points। ठीक है, इसका बेस यूनिट क्या होगा? जूल, और ये स्केलर क्वांटिटी होगा। सारी बातें हम नोट कर सकते हैं। तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, तो सिलेबस में हमारा तो ये नहीं है। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिंपल है, आज यहीं तक हम लोग छोड़ देंगे। वैसे इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल है सिलेबस में। इसका सिंबल क्या लिखते हैं हम लोग, V। कोई बड़ी बात नहीं है, सेम वही है। अगर आपको ये समझ आ गया इससे पहले वाली बात, तो ये बात बिल्कुल ऐसे ही समझ आ जाएगी। कैसे, ये वही चार्ज Q, ये अपना इसका फील्ड है। बाहर से Q नहीं लाएंगे, क्या लाएंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या है इसका मतलब, इन्फिनिटी से लेके आएंगे। क्या इन्फिनिटी, रिलेटिव बातें बताया था इसके फील्ड के रिस्पेक्ट में, ये इन्फिनिटी में है। इसका मतलब ये है कि अभी हमने क्या किया, Q चार्ज को लाने के लिए कितना काम किया, W। बहुत सिंपल है, Q चार्ज ला रहा था ना, कितना काम किया यहाँ पे, इस पॉइंट तक लाने के लिए मान लेते हैं हम इसको अंदर लेके आए, तो यहाँ पे काम कितना करना पड़ा, मान लेते हैं यहाँ तक लाने में हमको काम करना पड़ा, Q चार्ज को W काम करना पड़ा। तो ये Q चार्ज आ रहा था, लेकिन अभी कौन आ रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब Q चार्ज को लाने के लिए जैसे 2 सेकंड में कोई 5 मीटर चलता है, तो 1 सेकंड में कितना, 5 मीटर तो करेंगे ना। तो यूनिट पर एक के लिए कितना करना पड़ेगा, W/Q। क्योंकि कोई चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा, कोई कम होगा, तो सबको अगर यूनिट करके देखेंगे तो कंपैरिजन इजी हो जाएगा। तो Q चार्ज के लिए कितना काम करना पड़ा, W। एक के लिए कितना करना पड़ेगा, W/Q। तो एक का मतलब वही +1। तो अब वही सेम डेफिनेशन होगा, लेकिन W/Q हो जाएगा। जैसे स्पीड क्या है, डिस्टेंस ही, अगर स्पीड t टाइम में हमारा d डिस्टेंस होता है, एक में कितना होगा, d/t। सब में हम लोग यूनिट लगाते हैं इसके मतलब कंपैरिजन करने के लिए, ज्यादा इजी होता है। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें क्या था, एनर्जी लगा हुआ था, एनर्जी को हटा दिया जस्ट हमने, ठीक है। द वर्क डन, सेम डेफिनेशन, द वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चार्ज था वहां पे, यहाँ पे चार्ज को हमने स्पेसिफिक कर दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ चार्ज Q, सोर्स चार्ज लिख दीजिएगा, इन द फील्ड ऑफ चार्ज Q without acceleration is called electric potential at that point of that charge। लगा दीजिएगा। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, इसका फॉर्मूला V बराबर क्या हो गया, W/Q। देख सकते हैं W/Q। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट, एलेजेंड्रो वोल्टा के रिस्पेक्ट में दिया गया, ठीक है। और बहुत सारी बातें इसके बाद जान लेंगे। ऐसा यूनिट क्या हो गया इतना, और ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग क्या इसका डेफिनेशन, आप लोगों का होमवर्क ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का हम लोगों ने लिखा था, अभी लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इसको लिखिए, और किधर से किधर फ्लो करेगा चार्ज, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपका सिर्फ छोटा सा होमवर्क है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का आप यूनिट लिख के, सॉरी इसका यूनिट तो लिखिएगा ही, क्या वोल्ट इसका यूनिट होगा, जूल पर कूलम। इसका डेफिनेशन लिखना है, द वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम point A to point B in the field of charge Q without acceleration is called electric potential difference between these points. Thank you very much.